Hello students, welcome to All About Civil. Environmental Studies, Soil Pollution. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि सॉइल पॉल्यूशन में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उन सॉलिड वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, उस सॉलिड वेस्ट का क्या क्या इम्पेक्ट होगा, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रभाव क्या होता है। तो हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमारे लास्ट के 2-3 पॉइंट्स रह गए थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स 4th पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, हैजार्डस वेस्ट एंड केमिकल्स। सॉलिड वेस्ट में जो भी इंडस्ट्रीज से सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, हैजार्डस वेस्ट होता है और केमिकल्स होते हैं। तो जब हम इसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि जब ये किसी इंडस्ट्री के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है तो जब हम इसको कहीं पर छोड़ देते हैं बाहर, तो ये सॉलिड वेस्ट बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब इससे क्या होता है, जब बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम हुई तो उससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। सॉइल के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो उसके अंदर शक्ति थी कि वो क्रॉप अपने अंदर उगने देती थी, अब वो क्रॉप को उतनी अच्छे से नहीं उगने दे रही है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई और प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है तो एनवायरनमेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है, क्योंकि अब सॉइल में क्रॉप्स नहीं उगेंगी, सॉइल ऐसी पड़ी रहेगी, तो ना तो एयर का क्लीनिंग होगा, सॉइल इरोजन भी हो जाएगा, तो इससे एनवायरनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारा एक मेजर फैक्टर हो गया सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। टॉक्सिक मटेरियल्स एंड केमिकल्स में सीप इनटू द सॉइल एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर। अब जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, ये सब सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सीप कर जाना मतलब सोख लेते हैं ना मिट्टी, तो वैसे ही ये मिट्टी को सोख लेते हैं इसको और ये नीचे चले जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब ये नीचे जाएंगे तो नीचे हमारी प्रेजेंट होती है ग्राउंड वाटर टेबल, जो पानी पीने के योग्य है। जितने भी हैंडपम्प हम कनेक्ट करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर लेवल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सॉलिड वेस्ट, hazardous waste usually mix with ordinary garbage and other flammable waste, making the disposal process even harder and risky. अब क्या होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जब हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करते हैं, तो इस सॉलिड वेस्ट के साथ साथ बहुत सारे हैजार्डस वेस्ट भी कूड़े में आ जाते हैं। हैजार्डस वेस्ट जो कि हानिकारक हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो बैटरीज हों, तो इस टाइप की चीज़ें हैजार्डस होती हैं। तो हैजार्डस वेस्ट भी सॉलिड वेस्ट के साथ मिक्स होके उसमें आ जाता है। अब ऑर्डिनरी गार्बेज के साथ ये मिक्स हो जाता है, और जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जिनको हम जला सकते हैं, हमने पढ़ा था ना जो चीज़ें फ्लेमेबल हैं, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, जो चीज़ों को हम जला सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी नॉर्मल कूड़े के साथ सब मिक्सअप हो जाती हैं। अब इससे दिक्कत क्या होती है, जब हम डिस्पोजल प्रोसेस करते हैं। अब डिस्पोजल प्रोसेस क्या है उसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे बाद में। तो डिस्पोजल प्रोसेस में हम अलग अलग सबको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि एक टाइप का कूड़ा एक में, दूसरे टाइप का कूड़ा दूसरे में, तीसरे टाइप का कूड़ा तीसरे में। तो इस टाइप से हम कूड़े को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जब हम कैटेगराइज करते हैं, अब यहाँ पर तो नॉर्मल वाला कूड़ा जो है सॉलिड वेस्ट, उसके साथ हैजार्डस भी है, यानी कि जो नुकसान देता है वो भी है, और साथ में जो फ्लेमेबल है जिसके अंदर आग लग सकती है, वो वाला कूड़ा भी इसके साथ में है। तो अब ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो पूरा वेस्ट है उसके अंदर से हैजार्डस को अलग करना और फिर फ्लेमेबल को अलग करना। तो जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें ये काफ़ी दिक्कत करता है। ये पॉइंट क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अब टॉक्सिक गैसेस जो रिलीज होती हैं, निकलती हैं, उससे भी नुकसान होता है। पढ़ते हैं टॉक्सिक गैसेस के बारे में। व्हेन हैजार्डस वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स, बैटरीज containing lead, mercury or zinc, cleaning solvents, radioactive materials, e-waste and plastic mixed up with paper and other non-toxic scraps are burned, they produce dioxins, furans, polychlorinated biphenyls and other gases। देखो इस बात का मतलब क्या है। तो जब भी हम हैजार्डस वेस्ट को जलाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं। अब अलग अलग जो बैटरीज होती हैं, चाहे वो किसी छोटे से इंस्ट्रूमेंट की बैटरी है, चाहे वो इन्वर्टर वाली बैटरी है या वो रेडियो वाली बैटरी है, कुछ भी हम ऐसा बैटरी ले रहे हैं जिसके अंदर लेड है, मरकरी है और जिंक है। तो ये सब बैटरीज हो गई। क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, जो भी सॉल्वेंट्स हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलिन होता है शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिससे हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, लाइजोल वगैरह, तो ये सब भी। और साथ में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो कि रेडियो वेव्स निकालते हैं अपने अंदर से। और ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी वेस्ट हो, पुराना फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें। एंड प्लास्टिक मिक्सड अप विद पेपर एंड अदर नॉन टॉक्सिक स्क्रैप्स। और प्लास्टिक जैसे कुछ शो पीस टाइप होता है, तो उसके अंदर प्लास्टिक और पेपर मिक्स है या कुछ और मिक्स है। तो जब हम इनको जलाते हैं तो इनके अंदर से डायोक्सिन निकलती है, डायोक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूरेंस और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये गैसेस बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं। तो जब ये गैसेस निकलती हैं, इनके अंदर इतना हार्म है कि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, साथ में काफ़ी डिसीजेस भी कॉज करती हैं। दीज टॉक्सिक गैसेस हैव द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग वेरियस डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। अब इन टॉक्सिक गैसेस से बहुत सीरियस डिसीजेस भी हो सकती हैं, जिसमें कैंसर तक भी इंक्लूड है। कैंसर में अभी भी अगर हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो कैंसर जैसी डिसीज़ भी इन टॉक्सिक गैसेस से हो जाती हैं। और ये सब सॉलिड वेस्ट ही है। रीड करो आप इसको, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। इन पर क्या क्या इम्पैक्ट हो जाता है? Our carelessness with our waste and garbage also affect animals, and they suffer the effects of pollution caused by improperly disposed of waste and rubbish। अब जो हम लापरवाही करते हैं, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है इसके साथ, तो ये लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ता है एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स को इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। अगर हम वाटर वेस्ट और रबिश प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो जानवरों को उससे खतरा है। कंज्यूमिंग स्टाइरोफॉर्म एंड सिगरेट बट्स हैव बीन नोन टू कॉज डेथ्स इन मराइन एनिमल्स। अब देखो, स्टाइरोफॉर्म और सिगरेट का बट, मतलब सिगरेट का जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो सब चीज़ें अगर मराइन एनिमल्स यानी कि जो समुद्री एनिमल्स हैं, वो अगर इसको अपने अंदर ले लेते हैं तो वो उनकी डेथ तक करा सकता है। Animals are also at a risk of poisoning while consuming grasses near contaminated areas or landfills as the toxins seep into the soil। अब एनिमल्स को भी इस चीज़ से खतरा है, जैसे लैंड पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है,
तो उसमें अब कोई पॉल्यूशन वाला एरिया है, सॉइल है, तो वहाँ पर जो प्लांट उगेंगे वो भी पॉइजनस ही होंगे, क्योंकि वो सब जो मेटल्स, हैवी मेटल्स प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर, वो सब क्रॉप के अंदर चले जाएंगे, फसल के अंदर चले जाएंगे। तो जब फसल के अंदर गए और उस घास को अगर किसी मराइन एनिमल ने खाया है, या फिर वो टॉक्सिन्स सॉइल के अंदर सोख गए, सोखने के बाद वो नीचे जाके पानी में मिल गए, तो मैराइन एनिमल्स के लिए वहाँ भी खतरा है। अगर उन्होंने वो ग्रास कंज्यूम कर ली तो भी उन्हें दिक्कत होगी, और अगर उन्होंने उनके पास वाला जो वाटर है, जिस वाटर में वो रह रहे हैं, वहाँ पर सॉइल के अंदर जो वाटर सॉइल सोख लेती है ना वाटर, अगर वो पॉल्यूटेड वाटर है, केमिकल्स सॉइल ने सोख लिए और वो भी नीचे जाके पानी में मिक्स हो गए, तो भी मैराइन एनिमल्स के लिए खतरा है, तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये है इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। रीड कर लो आप इसको, इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है वो सब हिंदी में ही है, बस टर्म हमने इंग्लिश में डिस्कस करी है। सब कुछ हिंदी में आपको समझ आ गया है, तो जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो क्लियर होते रहेंगे। तो हिंदी का इशू अब आपको नहीं होगा, क्योंकि सब हिंदी में एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, तो हमें सारे पॉइंट्स जो भी थे कि सॉलिड वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, डिस्पोज नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे अलग अलग चीज़ों पर, तो हमने वो टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉइल पॉल्यूशन में हमने जितने भी टॉपिक कवर किए, तो उसका लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक कवर करने के बाद हमारी सॉइल पॉल्यूशन जो यूनिट है वो भी कंप्लीट है। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देखो, एक पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बहुत सारा कूड़ा दिख रहा है, और एक मशीन है जो कि इसको बाहर से कहीं कूड़ा लाए और यहाँ पर डाल दिया है, और कूड़ा, तो यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया होगा, मेन सिटी से कूड़ा लाए और इन्होंने जो शहर के बाहर, अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी घर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो ये सिटी से बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ पर हमने कूड़ा लाए और डाल दिया, और यहाँ आपको पक्षी दिख रहे होंगे, ये सब वेस्ट को खाने के लिए आ गए हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि डिसीजेस हो जाती हैं अगर साफ़ सफाई ना रखें, तो ये डिसीजेस इनके थ्रू होती हैं। यहाँ बहुत सारे कीड़े भी होंगे, मच्छर होंगे, मक्खी होंगी, और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी दिख रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा है, अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड करते हैं, और सॉलिड वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या हैं, क्योंकि आज तक हमने बस इतना पढ़ा है कि सॉइल पॉल्यूशन होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आप लोग के लिए बिल्कुल नया है कि सॉलिड वेस्ट जो भी होता है, तो म्यूनिसिपल वाले या फिर जो कूड़ा लेने आते हैं, तो वो उस कूड़े को ले जाकर उसका क्या करते हैं। तो ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है कि किस तरीके से हम इस सॉलिड को
सॉलिड वेस्ट जो है इसको ले जाकर प्रॉपर जगह ले जाकर इसको डिकम्पोज कराते हैं और इसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि किसी के लिए हार्मफुल ना हो, किसी के लिए नुकसानदायक ना हो और हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बना दे। तो ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देयर आर different methods of solid waste management. The following are some of the recognized methods. अब बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे पास मेथड्स हैं, तो कुछ यहाँ पर मेथड्स लिखे हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सैनिटरी लैंडफिल। पढ़ते हैं इसके बारे में कि सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसका नुकसान है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड यूज टुडे। यानी कि आजकल जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पर ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, सैनिटरी लैंडफिल। गार्बेज इज़ बेसिकली स्प्रेड आउट इन थिन लेयर्स। अब हम क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा आता है सारे कूड़े को हम फैला देते हैं, बहुत पतली सी लेयर हम कूड़े की बना देते हैं। कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विद सॉइल और प्लास्टिक फॉर्म। अब क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा है इस पूरे कूड़े को हम स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं और पतली पतली लेयर्स में इसको कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और इसको फिर या तो सॉइल से कवर कर देते हैं या फिर प्लास्टिक फॉर्म, प्लास्टिक की पॉलिथीन टाइप से कवर कर देते हैं या फिर सॉइल से हम इसको पतली लेयर को कवर कर देते हैं। मॉडर्न लैंडफिल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे that the bottom of the landfill is covered with an impervious liner which is actually made up of several layer of thick plastic and sand. अब जो नई लैंडफिल्स बन रही हैं वो इस तरीके की बन रही है कि जो बॉटम है, लैंड का जो बॉटम है यानी कि कूड़े की जो नीचे वाली परत है उसको हम इम्परविएबल बनाते हैं। इम्परविएबल मतलब देखो दो टाइप की लेयर्स होती हैं, एक होती है परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल। तो परमिएबल होती है जिसके थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स पास हो जाएं, उसको बोलते हैं परमिएबल। और एक होती है इम्परमिएबल, जैसे कि आप समझो जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय छानते हैं तो छलनी से चाय पास हो गई और ऊपर पत्ती बची है, तो अब ये छलनी चाय के लिए परमिएबल थी कि इसने चाय को अपने अंदर से अलाउ कर दिया, चाय नीचे आ गई। लेकिन चाय की पत्ती के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि चाय की पत्ती जो मोटे पार्टिकल्स हैं उसको उसने नीचे नहीं जाने दिया, उसको पास नहीं होने दिया, तो चाय की पत्ती के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि उसको पास नहीं होने दे रही है। अगर अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं छोटे पार्टिकल्स को तो हम बोलते हैं परमिएबल लेयर, और अगर अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इम्परमिएबल लेयर। तो इम्परमिएबल लेयर हम बनाते हैं जिससे कि जितना भी इसका वेस्ट है, हमने पढ़ा था ना कि केमिकल वेस्ट जो होता है या फिर फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ज़मीन में चले जाते हैं तो सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने इम्परवियस लेयर बनाई नीचे, जिससे कि कोई भी केमिकल्स या वेस्ट नीचे ना जा पाए। द लाइनर प्रोटेक्ट्स द ग्राउंड वाटर फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ लीचिंग और परकुलेशन। अब लाइनर लगाया जो हमने नीचे, जो पास नहीं होने दे रहा है, ये इसलिए हमने लगाया है जिससे कि कंटामिनेशन ना हो, यानी कि केमिकल वेस्ट या फिर जो भी वेस्ट है जो हार्मफुल है वो नीचे तक पास ना हो पाए, वो वहीं पर एक लेयर के अंदर रह जाए। बिकॉज ऑफ लीचिंग और परकुलेशन, लीचिंग एक्शन ना हो और परकुलेशन उसमें ना हो। व्हेन द लैंडफिल इज फुल इट इज़ कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड, क्ले, टॉप सॉइल एंड ग्रेवल टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। जब लैंडफिल भर जाती है, पूरी लैंड भर जाती है, तो हम उसको सैंड से कवर कर देते हैं, क्ले से कवर कर देते हैं और टॉप सॉइल यानी कि एक परत बना देते हैं मिट्टी की या फिर ग्रेवल की, जिससे कि पानी उसके अंदर सीप ना कर पाए, पानी उसके अंदर ना जा पाए। अब इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसका एडवांटेज है कि इफ़ लैंडफिल्स आर मैनेज्ड एफिशिएंटली इट इज़ एंश्योर्ड सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल मेथड। अगर ये प्रॉपरली काम हो पा रहा है तो इसका फ़ायदा ये है कि प्रॉपरली हम डिस्पोज कर रहे हैं। अब ये जो वेस्ट है ये कहीं कहीं पड़ा नहीं रहेगा, इस पर मच्छर मक्खी नहीं बैठेंगे, डिसीजेज नहीं स्प्रेड होंगी और ना ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, क्योंकि हमने एक लेयर बना दी, नीचे इम्परमिएबल, नीचे पास नहीं हो सकता,
और ऊपर से उसको सॉइल और ग्रेवल से कवर कर दिया। अब ऊपर से भी उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होने का खतरा है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मेथड हमारा सक्सेसफुल है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मेथड हमारा सक्सेसफुल नहीं है। अब कंस्ट्रेंट का मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है कि कहाँ पर ये वैलिड नहीं है, कहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, रुकावट क्या है इसके लिए। तो इसकी रुकावट है कि इट रिक्वायर्स अ रीजनेबली लार्ज एरिया। अब इसके लिए हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पतली पतली लेयर बनानी है। अगर कूड़ा बहुत सारा हुआ तो मोटी लेयर बन जाएगी, जिसमें कि दिक्कत हो सकती है। तो हमें बहुत पतली लेयर बनानी होती है, तो हमें एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये था हमारा सैनिटरी लैंडफिल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम और मेथड्स कवर करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।